नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे नागाधीश, जो कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की 2-in-1 विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 44 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे अंतिम महाअस्त्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। वायुनाग। अरे ये कैसा नाग है? इसका शरीर तो चक्रवाती वायु का बना हुआ है और ये विशाल रूप धारण करता जा रहा है। नागराज के कुछ समझ पाने से पहले ही नागराज वायु नाग के मुंह के अंदर था और वायु शक्ति उसको किसी अनजान मंजिल की तरफ खींचती चली जा रही थी। इस शक्ति से निपटना नागराज के वश की भी बात नहीं थी। धीरे धीरे नागराज का शरीर और उसका मस्तिष्क भी अंधेरे में डूबता चला गया और पता नहीं कितनी देर के बाद, उठो नागराज, आंखें खोलो, मुकदमे की कार्यवाही शुरू होने वाली है। नागाधीश न्यायालय में पधार रहे हैं, सभी खड़े हो जाएं। कृपया अब सभी बैठ जाएं। नाग न्यायालय की कार्यवाही आरंभ होती है। पहली सुनवाई आरंभ हो। प्रथम सुनवाई नागराज बनाम नाग संहिता, सुनवाई संख्या 4228 है। नागराज पर आरोप है कि उसने नाग शक्तियों को मानव रूप में धारण किया, मानव को नाग शक्तियों से लाभ पहुंचाया और नाग शक्तियों का प्रयोग नागों के विरुद्ध किया। और ये तीनों ही कार्य नाग संहिता की धारा 138 क के अनुसार आपराधिक श्रेणी में आते हैं। आरोप तय हो चुके हैं। आरोपी नागराज को नागालय में प्रस्तुत किया जाए। नागराज नाग्यालय में हाजिर हो। नागराज को उस पर लगे आरोप सुनाए जाएं। उसकी आवश्यकता नहीं है माननीय नागाधीश। मैं अपने ऊपर लगे आरोपों को सुन चुका हूं और उन सभी आरोपों से इनकार करता हूं। ठीक है, क्या तुम अपनी तरफ से किसी अनुभवी नाग वकील को नियुक्त करना चाहोगे या नाग्यालय तुम्हारे लिए अपनी तरफ से एक नाग वकील नियुक्त करे? मैं अपना बचाव खुद करूंगा, परंतु उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये आरोप मुझ पर किसने लगाए हैं। ये आरोप तुम पर आर पार नामक सर्प ने लगाए हैं, जिसको सजा दी जा चुकी है। अब नाग्यालय की तरफ से नागराज से पूछताछ प्रारंभ की जाए। आधिकारिक वकील फणिनाथ कार्यवाही आगे बढ़ाएं। श्रीमान नागराज, क्या आप नाग्यालय को ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपको ये नाग शक्तियां कब और कैसे मिली? ये नाग शक्तियां जन्म से ही मेरे पास है, यानी ये शक्तियां आपको ना तो किसी ने दी और ना ही आपने किसी से मांगी। बिल्कुल ठीक। जहां तक मैं समझता हूं, मेरी शक्तियां देव कालजयी के आशीर्वाद के कारण है और नागों के देव कालजयी के वरदान का प्रयोग आपने नागों के विरुद्ध ही किया। सिर्फ उन नागों के विरुद्ध जो आपराधिक प्रवृत्ति रखते हैं और विनाश फैलाते हैं। और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप नागों पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके? अपराधियों और विनाशकारियों को रोकना हर प्राणी का कर्तव्य है। उसके लिए किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दिया जाए माननीय नागाधीश, नागराज अपने आप ही ये निर्णय लेते हैं कि किसको किस प्रकार से मारना पीटना या समझाना है। यानी इनकी दृष्टि में ना तो नाग संहिता का कोई महत्व है और ना ही नाग्यालय का और नागाधीश का। आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं फणिनाथ। सच तो यह है कि मुझे नागाधीश या नाग्यालय और नाग संहिता के बारे में पहले पता ही नहीं था। इस बात पर भी गौर किया जाए कि नागराज को नागों के विधि विधान की कोई जानकारी नहीं है, जबकि ये बात हर बेशक नाग जानता है। और इसका अनुचित लाभ उठाते हुए नागराज ने अपने नाग शक्तियों का प्रयोग सिर्फ अपराधी नागों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि पूजनीय नागों के विरुद्ध भी किया। ये झूठ है। झूठ सच का फैसला अभी हो जाएगा, क्योंकि अब मैं अपने पहले गवाह को बुलाने जा रहा हूं। महात्मा कालदूत को नाग्यालय में बुलाया जाए। महात्मा कालदूत नाग्यालय में हाजिर हो और शीघ्र ही। क्या आप आरोपी को पहचानते हैं महात्मा कालदूत? हाँ, ये नागराज है, मेरा शिष्य और मित्र। मैंने रिश्ते के बारे में नहीं पूछा था। वैसे जब आपने इनको मित्र कह ही दिया है तो ये भी बता दीजिए कि अपने मित्र नागराज से आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? नागराज कुछ अपराधियों के पीछे नागद्वीप पर आया था। मेरी इससे पहली मुलाकात वहीं पर हुई थी।
हमारी जानकारी के अनुसार आपके मित्र नागराज से आपकी कई बार मुठभेड़ हो चुकी है। एक दो बार तो आपको नागराज से टकराने के लिए महानगर भी जाना पड़ा था और तब मित्र नागराज ने आप पर घातक वार भी किए थे। आपके स्थान पर कोई कम शक्ति वाला नाग होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये सही है या गलत? दरअसल ये सब अनजाने में हुआ था। सही या गलत? सही है। माननीय नागाधीश, नागराज अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय ये बिल्कुल नहीं देखते कि उनके सामने कौन है। अभी कुछ दिनों पहले ये हम सबके पूजनीय महानाग देव शेषनाग से भी भिड़ गए थे। नाग्याले सभी बातों पर गौर कर रहा है। ऐसा ही अनुचित व्यवहार नागराज ने कई महानागों के साथ किया है। अब मैं अपने दूसरे गवाह को बुलाना चाहूंगा। मेरे अगले गवाह हैं तक्षकराज। नाग्याले में हाजिर हो। तक्षकराज, हम जानते हैं कि आप सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि नागाधीश के समक्ष कोई भी नाग झूठ नहीं बोल सकता। नागराज से आप पहली बार कब मिले थे? नागराज से मेरी मुलाकात तब हुई थी जब यह पाताल लोक में आया था। दूध पीने या भोजन करने? जी नहीं, तब तो मैं नागराज को जानता भी नहीं था। नागराज शक्ति नाम की एक नारी के साथ पाताल लोक पर हमला करने आया था। मैं हमला करने नहीं, बल्कि उन निर्दोषों को बचाने आया था जिनको तुम बाम्बियों के जरिए पाताल लोक में खींच लिया था। तक्षकराज, आरोपी नागराज बीच में ना बोलें। इनको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। हाँ तो तक्षकराज, एक नागराजा होते हुए भी नागराज ने आप पर हमला किया। ये सच है। नागराज ने मुझे दो भागों में भी बांट दिया था और मुझे घुटने टेकने पर मजबूर भी कर दिया था। तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है नागराज? अवश्य कहना है नागाधीश। मैंने किसी भी नाग पर पहले हमला नहीं किया। मैंने जो भी किया वो अपने बचाव में किया, और हर कानून हर प्राणी को अपने बचाव की इजाजत देता है। तुम अपने बचाव में किसी को बुलाना चाहते हो? हाँ नागाधीश, मैं नागद्वीप की राजकुमारी कुमारी बिसर्पी को बुलाना चाहता हूँ। कुमारी बिसर्पी को नाग्यालय में बुलाया जाए। नागराज, तुम नाग्यालय में क्या कर रहे हो? मुझ पर नाग शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है बिसर्पी, और मैं चाहता हूं कि तुम नाग्यालय को सच्चाई बताओ। नागराज एक आदर्श व्यक्तित्व है। नागद्वीप का हर सर्प बालक नागराज जैसा बनना चाहता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि नागराज कभी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करता है। सच्चाई तो यह है कि आज के दिन अगर नागों के मुख्य निवास नागद्वीप का अस्तित्व बचा हुआ है तो सिर्फ नागराज के कारण, वरना नगीना, विसंधर और इनके ही जैसे सत्ता के लालची सर्प कभी का नागद्वीप को तबाह कर चुके होते। मैं ऐसे एक नहीं अनगिनत उदाहरण दे सकती हूँ जब नागराज ने नागद्वीप को और नाग जाति की रक्षा की है। जैसे कि एक क्षण इससे पहले कि कुमारी बिसर्पी नागराज के आदर्श व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आज्ञा है? हाँ तो कुमारी बिसर्पी, क्या यह सच है कि आप नागराज से प्रेम करती हैं? क्या इस प्रश्न का इस सुनवाई से क्या संबंध है? और नागराज से आपका विवाह 2 बार होते होते रुक गया था? हाँ, ये सत्य है। और क्या यह भी सत्य है कि आपका छोटा भाई नागद्वीप का होने वाला सम्राट कुमार बिसांग आजकल नागराज के साथ महानगर में रह रहा है? आधुनिक ज्ञान के लिए वो वहां पर पढ़ रहा है। इस तथ्य पर ध्यान दिया जाए माननीय नागाधीश कि कुमारी बिसर्पी नागराज से प्रेम करती है और इनका भाई अभी नागराज की छत्र छाया में है, इसलिए नागराज के लिए इनकी गवाही कोई मायने नहीं रखती। ये नागराज के लिए जो भी बोलेंगी अच्छा ही बोलेंगी। नाग्यालय के नियमों के अनुसार कुमारी बिसर्पी की गवाही मान्य नहीं है। ये तो अन्याय है नागाधीश। ये नियम पूरे विश्व में माना जाता है नागराज। अब मैं वापस नागराज पर आता हूँ। ये तो मैंने लगभग साबित कर ही दिया है कि नागराज अपनी शक्तियों का प्रयोग बगैर सोचे समझे करते हैं। अब मैं दूसरे आरोप पर आता हूँ और वो आरोप नाग संहिता की धारा 514 के गंभीर उल्लंघन के बारे में है। आपने बताया कि ये शक्तियाँ आपके पास जन्म से ही है। क्या आप अपने माता पिता का नाम और काम बता सकते हैं? मेरे पिता तक्षकराज तक्षक नगर के राजा थे और माता ललिता देवी वहां की महारानी। तक्षक नगर तो मानव का एक शहर था। जी हाँ, यानी आप मानव हैं, या यूं कहें कि अब मानव नाग हैं। ये तो स्पष्ट है और ये सभी जानते हैं।
नागराज ये मान रहे हैं कि वे एक मानव होने के बावजूद भी नाग शक्तियों को धारण करते हैं और मानव के बीच में उन शक्तियों के साथ भी रहते हैं। तो श्रीमान नागराज, क्या आप बता सकते हैं कि आपने जिन अपराधी नागों पर नाग शक्तियों का प्रयोग किया था वे क्या क्या करते थे? मेरा मतलब वे कहां पर और कैसे विनाश फैलाते थे? आपके सामने अभी अभी आर पार सर्प का ताजा उदाहरण है। वो मेट्रो ट्रेन पर हमला करके सैकड़ों जाने खतरे में डाल रहा था, इसलिए मुझे उसको रोकने के लिए उस पर नाग शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। यानी मानव की जानें बचाने के लिए आपने नाग शक्तियों का प्रयोग एक नाग के विरुद्ध किया। मानिए नागाधीश, नागराज को उन नागों की कोई चिंता नहीं थी जो वो सुरंग बनने से बेघर हुए। इनको चिंता थी तो मानव की। नाग संहिता के अनुसार कोई भी नाग शक्ति धारक सिर्फ नागों के बीच में रह सकता है, मानव के बीच में नहीं। ये नियम मानव और नागों के बीच में टकराव को रोकने के लिए बनाया गया है। मैंने नाग्यालय के सामने अपना पूरा पक्ष रख दिया है। अब निर्णय नाग्यालय के हाथों में है। सुनवाई पूरी हुई, अब निर्णय सुनाया जाएगा। नागराज पर नाग शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप खारिज किया जाता है, परंतु नाग संहिता के अनुसार नाग शक्तियों का प्रयोग करने वाले मानव के बीच में नहीं रह सकता। नागराज को अगर नाग शक्तियां धारण करनी है तो उसको नाग के साथ ही रहना होगा। अगर नागराज मानव के साथ रहेगा तो ये शक्तियां उससे ले ली जाएगी। अब नागराज का यह फैसला स्वयं करना है कि वो नाग शक्तियों के साथ नाग रूप में नागों के साथ रहेगा या नाग शक्तियों के बगैर सामान्य मानव बनकर मानव के साथ। तुम्हारा क्या फैसला है नागराज? मैं नाग संहिता का सम्मान करता हूं और नागों के लिए मेरे दिल में बहुत प्रेम और सम्मान है, लेकिन मैंने मानवता और मानव जाति की भलाई की शपथ ली हुई है, इसीलिए मैं मानव के साथ रहना ही पसंद करूंगा। और जो शक्तियां मेरे पास हैं वे देव कालजयी का आशीर्वाद है। इन शक्तियों को ना तो कोई मुझसे ले सकता है और ना ही मैं इनको छोड़ सकता हूं। नागराज, तूने नागाधीश की शक्ति को पहचाना नहीं है, तूने अपना फैसला सुना दिया है। अब नागाधीश का फैसला भी देख ले। हे न्यायदंड की शक्तियों, नागराज के नाग शक्तियों को हर लो। ये नहीं हो सकता। मेरा नाग रूप मुझसे अलग नहीं हो सकता। अभी भी समय है, फैसला बदल ले नागराज। मैं फैसला नहीं बदल सकता हूं नागाधीश, मैं विवश हूं। तो फिर हम भी विवश है नागराज। तुम्हारी नाग शक्तियां तुमसे छीनी जाती है। जाओ मानव के पास और सामान्य मानव की तरह जीवन व्यतीत करो। तुम्हारी नाग शक्तियां मेरे पास ही रहेंगी। जब भी तुम्हारा फैसला बदले नागाधीश के पास आ जाना। नागाधीश फिर से तुमको पूर्ण नागराज बना देगा। अब जाओ मानव की बस्ती में। ओए, ये नंगा कहां से आकर गिरा है? दारू पीकर पैसे नहीं दिए क्या? ओए, एक घूंट मांगता है क्या फ्री में? हिच। ओए, मैं नशे में हूं या ये आदमी नागराज जैसी बेल्ट पहने हुए है? इसके बाल भी नागराज जैसे हैं। ओए, इसकी तो शक्ल भी नागराज जैसी है। लेकिन अगर ये नागराज है तो इसकी हरी खाल कहाँ गई? केंचुली उतारी होगी साले बहनचोद, केंचुली उतारी होगी किसी ने, इसलिए इतना कमजोर नजर आ रहा है। यही मौका है इससे भाई को 20 साल के लिए अंदर करवाने का बदला लेने का। ताड़। यहाँ पर 6#0 जो है वो गाली के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, जो कि मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया था, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। इससे पहले कि ये संभले, हड्डियां नरम कर दे। अब तक नागराज ने भी जो वार खाए थे वे नाग शक्तियों वाले मजबूत शरीर पर खाए थे। छन ताड़ धाड़। आज उसको पहली बार इस बात का एहसास हो रहा था कि सामान्य शरीर पर पड़ने वाले वारों का क्या असर होता है। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और मैं नाग शक्तियों की मदद से लड़ने का आदी हूं। इस स्थिति में मैं इन तीनों का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता। अरे कौन? हाँ कौन? कैडेट्स ऑफ कमांडो फोर्स ऑफ महानगर नागराज सर। आप फिक्र ना करें सर, इनको हम संभाल लेंगे। इनको संभालोगे पर कैसे? हम सभी कैडेट जुजुत्सु ब्राउन बेल्टर है सर।
लेकिन तुम लोगों को मेरी मदद के लिए किसने भेजा है? तुम लोगों को कैसे पता चला कि मुझको यहाँ पर मदद की ज़रूरत है? ये पक्षी हमारे कैप्टन ध्रुव के दोस्त हैं सर, वे ही हमको यहाँ पर लेकर आए हैं। कैप्टन ने इन पक्षियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी है। वैसे हमने इसकी खबर राजनगर के कमांडो फोर्स हेडक्वार्टर में भी भेज दी है। हो गया नागराज सर? एक बात पूछे नागराज सर? हाँ पूछो। चट, आपके कपड़े कहाँ गए? वो मैं सटअप प्रेरणा, इसके पूछने का मतलब आपकी हरी स्किन से था सर। वैसे बगैर हरी खाल के आपको पहचानने में हमको काफ़ी मुश्किल हुई थी। अब मैं नागराज नहीं हूँ कैडेट्स, सच सच कहा। अब थोड़ी देर बाद लोग भी यही कहेंगे कि नागराज नहीं रहा। घोड़ा सर्प बिसास्व, पहचान लिया नागराज? जब से तूने मेरा भाई अश्व सर्प को मारा है तब से मैं तुझसे हिसाब चुकाने के लिए एक एक दिन गिन रहा था, और आज जब वो दिन आ गया है, आज मैं वह हिसाब सूद सहित चुकाऊंगा। कमाल है, मेरी शक्तियां जाने की खबर इतनी जल्दी मेरे दुश्मनों के बीच में कैसे फैल गई। डोंट वरी सर, हम आपकी मदद करेंगे। नहीं बच्चों, ये सांप खतरनाक है, तुम लोग यहाँ से जाओ। हम बच्चे नहीं हैं, कमांडो फोर्स के कैडेट हैं सर। हम मैदान छोड़कर नहीं भागते और ना ही अपने दुश्मन को मैदान से भागने देते हैं। तेरे सचमुच बहुत बुरे दिन आ गए हैं नागराज, जो तुझे अपनी जान बचाने के लिए बच्चों की मदद लेनी पड़ रही है। हट मच्छर कहीं के, बिसस्व, तूने बच्चों पर वार करके अच्छा नहीं किया। नागराज नाग शक्तियों के बगैर भी इतना सक्षम है कि तुझ जैसे कीड़े को मसल सके। ढम, तेरा ये वार तो मेरे शरीर पर जमी धूल तक को नहीं उड़ा पाया, लेकिन मेरा एक ही वार तेरे प्राण पखेरु उड़ा देगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि चोट लगने से इतना दर्द होता है। बगैर शक्तियों के मैं अपनी जान नहीं बचा सकता। तू फिर आ गई। इस बार मैं तुझको अपने खुरों से रौंद डालूंगा, तेरी हड्डियों का सूरमा बना डालूंगा। नागराज को ऐसों की सुरक्षा के लिए नाग शक्तियों को छोड़ना पड़ा है बिसस्व। मेरे जीवित रहते तो इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे वारों में इतना दम नहीं है कि बिसस्व को नुकसान पहुंचा सके। अब मुझको अपनी शक्तियों पर नहीं बल्कि अपनी युद्ध कलाओं के ज्ञान पर निर्भर रहना होगा। स्नेक फाइटिंग के दावों से इसके मर्म स्थलों पर प्रहार करना होगा। कट, ये कैसा वार है? मेरा गला सुन हो गया। मैं विष फुंकार का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। नागराज अभी भी खतरनाक है। अगर मैं असफल हो गया तो मेरा हाल भी मेरे भाई जैसा ही होगा। बिसस्व की दुम लहरा उठी। अब तू बिसस्व के दुम नागों से नहीं बच पाएगा नागराज। एक तो इसकी दुम कुंडली की तरह मेरे बदन को कसकर मेरी हड्डियां तोड़ रही है, और दूसरी तरफ ये मुझे पटक पटक कर रही से ही कसर निकाल रही है। अब तो आंखों के आगे अंधेरा भी छाने लगा है। अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी सभी बंधन एक एक करके टूटते चले गए। स्टार ब्लेड यानी मेरी मदद करने के लिए ध्रुव खुद यहाँ पर पहुंच गया है। सॉरी नागराज, मैं सूचना मिलते ही चल पड़ा था, लेकिन फिर भी लगता है कि थोड़ा लेट हो गया। नहीं दोस्त, तुम इन वक्त पर आए हो, लेकिन तुम्हारी ये हालत क्यों हो गई है नागराज? नाग न्यायालय ने मुझ पर नाग शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और मेरे नाग रूप को मुझसे अलग करके मेरी नाग शक्तियों को छीन लिया गया। तुम पर ऐसा आरोप तुम पर लगाया किसने? आर पार नाम के एक अपराधी सर्प ने, लेकिन मुझे पता है कि उसने ऐसा किसी के कहने पर किया है। और अब मेरे सामने नाग शक्तियों को वापस पाने का एक ही रास्ता है, उस षड्यंत्रकारी को ढूंढना और उससे सच उगलवाना। ये काम तो तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। इस सर्प को पकड़कर मुझे पूरा यकीन है कि इसको भी उसी षड्यंत्रकारी ने भेजा है, वरना ये इतनी जल्दी तुम पर हमला करने के लिए सही जगह पर ना पहुंच जाता। ये बात तो मैं भी सोच रहा था। अब मुझे अपना पूर्ण नाग रूप धारण करना ही पड़ेगा, फिर मैं इन दोनों को सही जगह पर पहुंचाऊंगा, शमशान में। ये घोड़ा सर्प तो बहुत खतरनाक है। इनमें नागों की चपलता और घोड़े की शक्ति होती है, इसलिए अश्वनाग सबसे घातक सर्पों में से एक माने जाते हैं। फिर तो इस पर घोड़े को काबू में करने वाला तरीका आजमाना पड़ेगा। घोड़ों को काबू में करने के दो तरीके होते हैं, एक तो उस पर सवारी करना और दूसरा उस पर लगाम कसना। अब यहाँ पर लगाम कहाँ से आएगी?
आएगी। इन 3 बेहोश गुंडों की बेल्टों की मदद से हम लगाम बनाएंगे। ये रही लगाम नागराज, तुम इस पर लगाम कसो और मैं इस पर सवारी करके इसका ध्यान बटाता हूँ। घोड़े की एक ही मानसिकता होती है, घोड़े की एक ही मानसिकता होती है, उसको पसंद नहीं होता कि कोई उस पर सवारी करे। वो उसको गिराने की भरकस कोशिश करता है, लेकिन अगर वो सवार को गिरा नहीं पाता तो वो थक जाता है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और इसके बाद अगर उस पर लगाम भी कस दी जाए तो फिर वो पूरी तरह से टूट जाता है, घोड़ा पालतू बन जाता है। ठीक ऐसा ही अश्वसर्प विषस्व के साथ हो रहा था। अब ये हमारे काबू में है नागराज, बताओ अब इसका क्या करना है। इसको स्नेक पार्क ले चलते हैं, वही एक जगह है जहां पर इसको कैद में रखा जा सकता है। वहां पर पहले इसका विष निकाला जाएगा और फिर मैं इससे पता करूंगा कि इसको भेजने वाला कौन है। लेकिन तभी अरे ये तो गायब हो रहा है, यानी इसके पीछे जरूर कोई है और वो नहीं चाहता है कि इसकी जुबान खुले। अब हम इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते नागराज, और ये इंतजार मुझे राज बनकर करना होगा ताकि मेरे दुश्मन मुझे ना ढूंढ पाएं और मैं उसको ढूंढ सकूं। तब तक ओह मैसेज आ रहा है। ओह आई एम सॉरी नागराज, हमेशा की तरह फिर कोई जरूरी काम निकल आया है, मुझे जाना होगा। मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे संपर्क कर लेना, ब्रह्मांड रक्षकों की फ्रीक्वेंसी पर कर लूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नगीना का गुस्सा लावे की तरफ उठ रहा था। निकम्मा है तू, शेर बनकर गया था और कुत्ता बनकर लौट आया है, पालतू कुत्ता। मेरे नागराज की शक्तियां धारण करने से पहले नागराज का मरना बहुत जरूरी है, वरना वो अपनी शक्तियां वापस पाने का प्रयास करता ही रहेगा। अरे पहले उसकी शक्तियां अपने पास आने तो दो, उनको लाना तो तुम्हारा काम है। मैं पहले ही बता चुकी हूं कि नागाधीश के नागयाले में कोई भी सर्प बगैर उसकी आज्ञा के ना तो अंदर जा सकता है और ना ही बाहर आ सकता है, और नागराज की शक्तियां नागायाले में ही रखी हुई है और नागयाले में नागाधीश के विशाल निवास के अंदर है, और नागयाले नागाधीश के विशाल निवास के अंदर है और वहां पर पहरा बहुत सख्त है। देखा, तुमने ये बात इतनी बार कही है कि मुझे ये सब याद हो गया है। फिर कहाँ है तुम्हारा तुरुप का इक्का? यहाँ है। माफ कीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। ये कौन है? तुरुप का इक्का, दुनिया का सबसे शातिर चोर, क्रैकर। नागयाले में कोई सांप अंदर नहीं जा सकता, पर इंसान तो जा सकता है ना। ये लाएगा नागाधीश के निवास से नागराज की शक्तियों को। वाह, मान गए तेरी सोच को मिस किलर। एक मिनट, ये नागराज का क्या लफड़ा है भाई? अपन चोर है, कोई सुपर विलेन नहीं है। अपन को नागराज के लफड़े में नहीं पड़ने का। अपना $10 मिलियन अपने ही पास रखो। 20 मिलियन नो, 30 मिलियन नो, 50 मिलियन नो, 100 मिलियन ओके, 50% एडवांस। ये लो 50 मिलियन कैश डॉलर। माल कब मिलेगा? वो क्या है, नागयाल जो भी है उसका एड्रेस देने का और 1 डे वेट करने का। वेट क्या होता है? इंतजार पार्टनर, मैं इंतजार नहीं कर सकती। मुझे शक्तियां मिलने से पहले नागराज को मारना है। मैं नागराज को मारने खुद जाऊंगी और मुझे पता है कि नागराज मुझे कहां पर मिलेगा। भारतीय कम्युनिकेशन महानगर में। ये क्या अनर्थ हो गया नागराज? नागाधीश ये नहीं समझते कि बदलते समय के साथ कानून की धाराएं भी बदलती रहती है, और जो समय के साथ नहीं बदलते समय उनको मिटा देता है। अब तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई षड्यंत्र है, वरना इतने वर्षों में ये कार्यवाही मुझ पर पहले ही की जा चुकी होती। मुझे उस षड्यंत्रकारी तक पहुंचकर नागाधीश की आंखें खोलनी है। उफ, कॉफी खत्म हो गई। 1 मिनट रुको, मैं अभी स्टोर से कॉफी लेकर आती हूँ। We will talk over a cup of coffee. कॉफी ये रही। मैडम, हाँ कहो, यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? आपका इंतजार। मेरा इंतजार? कौन हो तुम? अपने आप को ही नहीं पहचानती मैडम भारती? व्हाट, तुम? अब तुम आराम करो मिस भारती, क्योंकि तुम्हारा काम अब नगीना संभालेगी। यही वो जगह है जहां से नागराज की खबरें सबसे पहले प्रसारित होती है, यानी भारती का नागराज से गहरा संबंध है। मैं भारती बनकर भारती की कुर्सी पर बैठूंगी और जैसे ही नागराज मेरे सामने आएगा मैं उसका अंत कर दूंगी।
अरे भारती, बहुत देर लगा दी कॉफी लाने में। और अरे, तुम कॉफी लेकर नहीं आई? हाँ, वो मिली नहीं। कोई बात नहीं, मेरा वैसे भी कॉफी पीने का मूड नहीं था। हाँ हाँ, ठीक है। कहीं यही तो नागराज नहीं है? शक्ल तो मिलती है, कानों में बालियां भी पहने हैं, लेकिन ये शक्ल से मूर्ख लगता है। ये नागराज नहीं हो सकता, पर ये मुझे नागराज तक पहुंचा जरूर सकता है। क्या हुआ भारती, तुम बहुत चुपचाप हो? कोई बात है क्या? वो मैं नागराज के बारे में सोच रही थी। नागराज? तुम नागराज के बारे में क्या सोच रही थी? जैसे कि नागराज अभी क्या कर रहा होगा, उसके नए कारनामे की खबर हम तक कब पहुंचेगी? ये क्या बोल रही हो भारती? तुमने कॉफी के धोखे में कुछ और तो नहीं पी लिया? उफ, ये कहीं पहचान न जाए कि मैं भारती नहीं हूं। बात को घुमा फिरा कर पूछना होगा। देखो, हमारा ये काम नागराज की खबरों के कारण ही चलता है, इसलिए मैं नागराज को सम्मानित करना चाहती हूँ। इसके लिए तुम मेरी नागराज से मुलाकात कराओ। कुछ गड़बड़ है, या तो भारती का दिमाग असंतुलित हो गया है, या फिर ये भारती है ही नहीं। पता लगाना ही पड़ेगा। आओ भारती, मैं तुमको नागराज के पास ले चलता हूँ। तुमको पता है कि नागराज इस वक्त कहाँ होगा? पता है, आओ मेरे साथ। और फिर नागराज यहाँ मिलेगा, जंगल में यही मिलेगा। तुम जरा इंतजार करो, मैं नागराज को अभी लाता हूं। और कुछ ही पलों के बाद, कहो भारती, क्या काम है मुझसे? नागराज, बहुत जरूरी काम है तुमसे। मुझे तेरा अंत करना है। नगीना। हाँ नगीना, मुझे ये तो पता नहीं कि तूने अपनी हरी खाल फिर से कैसे पाली, लेकिन ये अच्छा ही है। मैं तुझे इसी रूप में मारना चाहती थी। अब ये वाहन तेरी चिता बनेगी और तुझको अग्नि मैं दूंगी। नगीना, ये क्या कर रही हो? मुझे मत मारो, मत मारो। गिड़गिड़ा और गिड़गिड़ा नागराज, तेरी डरी हुई आवाज सुनकर मुझे बड़ी तसल्ली मिल रही है, लेकिन तुझे खत्म करके मुझे और भी तसल्ली मिलेगी। मैंने मार डाला नागराज को, मार डाला, लेकिन उस चक्कर में 5 लाख की कार का भी सत्यानाश कर डाला। नागराज, तू यहाँ है? तो वो कौन था? मेरी केंचुली थी, पर आवाज मेरी ही थी। तुम्हारा असली रूप देखने के लिए ये नाटक मुझे करना ही पड़ा। अब बताओ, असली भारती कहाँ है? भारती की छोड़ और अपनी चिंता कर नागराज। मेरे सामने आकर तो अपनी मौत तक खुद चल कर आ गया है। इस शक्तिहीन हालत में नगीना तुझको मच्छर की तरह मसल कर रख देगी। जो काम विश्व नहीं कर पाया, उसको मैं पूरा करूंगी। अब मैं समझ गया, आर पार को तुमने ही भेजा था, और उसका असली मकसद मेट्रो को रुकवाना नहीं बल्कि मुझे मारना था, पर वो असफल रहा और तुमने योजना बदल दी। तुमने आर पार के जरिए नागाधीश को मेरा दुश्मन बना दिया। एकदम सही नागराज, नागाधीश के पास से ही तेरी शक्तियां मेरे पास आने वाली है। उसके बाद तेरी शक्तियां मेरे शरीर में होंगी, पर उससे पहले तेरी जान तेरे शरीर से बाहर होगी। ऐसा नहीं होगा नगीना। अब मैं तुझे लेकर नागाधीश के पास जाऊंगा और तेरे षड्यंत्र को उनके सामने बेनकाब कर दूंगा। नागराज पहले से ही मुश्किल में था, और उसकी मुश्किल अभी और भी बढ़ने वाली थी। यही बाम्बी नागाधीश के निवास स्थान तक जाती है। किस्मत साथ दे रही है। अभी तक मेरा सामना किसी नाग से नहीं हुआ है, लेकिन वाओ, क्या जगह है। इस बाम्बी की तो छत तक नजर नहीं आ रही है, पर सामने नागाधीश का महल अवश्य नजर आ रहा है। और महल में ही है वो नागयाले, जो भी है, जहां पर नागराज की शक्तियां रखी हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए फॉर्मूला घास लगाना पड़ेगा। छुपने के हर फन में माहिर क्रैकर प्रहरी नागों की नज़र से बचता हुआ महल के पास तक पहुंच गया था। अब इस काम का मुश्किल चरण शुरू होने वाला था। क्रैकर को नागयाले तक पहुंचना था और पहरा सख्त होना शुरू हो गया था। नागाधीश के निवास में, लो, न्यायदंड को संभालो ओप नागाधीश। मैं आराम करने जा रहा हूँ। उचित है नागाधीश, क्योंकि इस न्यायदंड को या तो आप संभाल सकते हैं या फिर मैं, पर यह मत भूलना कि नागयाले और उसमें रखी वस्तुओं की रक्षा करने का जिम्मा भी उसी का होता है जो न्यायदंड को धारण करता है। नागयाले तो वैसे भी मांत्रिक है नागाधीश। नागयाले बंद होने के बाद तो कोई नाग उसमें घुस ही नहीं सकता। फिर भी सचेत रहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। सचेत रहने की सलाह सही थी, क्योंकि खतरा नागयाले तक जाने वाली सुरंग के द्वार तक आ पहुंचा था।
फार्मूला ब्लैक मुझे ना गया। उफ, ये नाम मुझे याद क्यों नहीं रहता। जो भी हो, उसकी एंट्रेंस तक ले आया है, लेकिन अंदर घुसना मुश्किल है। दरवाजे पर ऐसा अजीबोगरीब ताला लगा है जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन क्रैकर उस ताले को भी क्रैक कर डालेगा। क्रैकर के लिए सचमुच ताले को खोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, और ना ही उस सुरंग के अंदर घुसना जो खतरनाक सर्प प्रहरियों से भरी हुई थी। ओफ, कितने भयानक सांप हैं यहाँ पर। अगर इन्होंने कसकर जम्भाई भी ली तो इतना जहर निकलेगा कि जो मेरी सांसें रोक कर रख देगा। मुझे मानो गंध आ रही है। ऊपर देखो, एक मानो है। ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया? पकड़ो इसे, फुंकार छोड़ो। ओ सिट क्रैकर, अब तक तुमको नजर नहीं आया था, अभी भी नहीं आएगा। ओ, गोले में धुआं। हमारे जहर से भी ज्यादा जहरीला है ये धुआं। कुछ दिख नहीं रहा है। वो मानो कहाँ गया? अरे ये मैं हूँ, छोड़ मुझे। और जब धुआं छटा, अरे कहाँ गया चोर? ये देखो उसके पैरों के निशान, वो बाहर की तरफ भागा है। चलो बाहर चलकर उसको पकड़ें। जाओ जाओ। थैंक यू ओल्टे सोल, तुमने कमाल कर दिखाया। अब नागराज की शक्तियां मेरे सामने हैं। इतनी जल्दी नहीं मानो, अभी अभी तुमको उपनागाधीश से निपटना बाकी है। मेरी एक फुंकार तुझे मौत की नींद सुला देगी। हाँ, ये 20 की काट यानी एंटीडोट मैं अपने लिए लेकर आया था, पर इसे तुम खा लो। ये तूने मुझे क्या खिला दिया? पेट खराब हो रहा है, मुझे कमजोरी लग रही है। जहर ही तुम्हारी शक्ति है, जहर घटेगा तो कमजोरी लगेगी ही। तड़ाक। पर तुम बाहर नहीं जा सकते। बाहर तो मैं जाऊंगा, पर ऐसे नहीं, फार्मूला नाक के साथ। मिला कहीं? कौन? वो मानो सभी उसको ही बॉम्बे के हर कोने में ढूंढ रहे हैं। मैं उसको बाहर जाकर ढूंढता हूं, कहीं वो बाहर ना भाग गया हो। अच्छा ख्याल है, जाओ जाओ। नागराज की शक्तियां नगीना तक पहुंचने वाली ही थी। मैं जानता हूं कि तेरी शक्तियों का केंद्र ये तंत्र मूड है। इसके अलग होते ही तू तंत्रिका नगीना से सिर्फ नगीना रह जाएगी, और मुझे अभी भी नागों को वश में करना आता है। भूल मत की तो नाग शक्तियों वाला नागराज नहीं है। नगीना ये क्या कर रही है? भूल गई? नागराज को मारने का श्रेय मुझे लेना है। चल हम दोनों साथ मिलकर इसे मारते हैं। ठीक है, क्रैकर ने इसकी शक्तियां चुरा ली है, मैंने उसे यहीं पर बुला लिया है। अच्छा किया, मरते मरते नागराज मुझको अपनी शक्तियां धारण करते हुए भी देखेगा। दो महाखलनायकों के सामने अकेला नागराज कमजोर पड़ने वाला था। धीरे धीरे मरना नागराज, क्योंकि क्रैकर को अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा। नागराज सच्चाई का रूप है पापिनो, और सच्चाई कभी नहीं मिटती। तिलिस्म का महान ज्ञाता फेसलेस। हाँ नागराज, अब तुम अकेले नहीं हो, और ये रहा वो तिलिस्मी यंत्र जो नागवारों से तुम्हारी रक्षा करेगा, और मिस किलर की यांत्रिक शक्तियों से मैं निपट लूंगा। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी ही होश में आ गई, और दरबान से ये पता चलते ही कि नागराज मेरे साथ कार में गया है, मैंने सैटेलाइट सिस्टम से कार की स्थिति का पता लगाया और यहाँ तक आ पहुंची। अब मुकाबला बराबर का था, लेकिन जल्दी पलरा नगीना और मिस्किलर की तरफ झुकने वाला था। मिस्किलर, अरे ये इच्छाधारी सांप क्रैकर की आवाज में कैसे बोल रहा है? मैं क्रैकर ही हूं, और मैं नागराज की शक्तियां ले आया हूं, पर उपनागाधीश मेरे पीछे पड़ा है। ओहो, सिर्फ उपनागाधीश ही नहीं, नागाधीश भी इस अपराध का दंड देने यहाँ पर आ पहुंचा है। नागराज की शक्तियां मेरे हवाले कर दे मानो। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए नागाधीश, वरना मुझे तुम तक जाने की तकलीफ उठानी पड़ती। सम्मान सहित बात करो नगीना, अन्यथा तुम पर अवमानना का आरोप लग सकता है। तुम्हारे दिन लग चुके हैं नागाधीश, अब तुम्हारा स्थान नगीना लेगी। ये क्या? मेरा न्याय दंड मेरे हाथों से छूटकर नगीना के पास जा रहा है, पर क्यों? क्योंकि तुम अपराधी नागराज को पूरा दंड देने में असफल रहे। इसकी नाग शक्तियां तुम्हारे नाक के नीचे से गायब हो गई, और अब इसको दंड मैं दे रही हूं, इसलिए न्याय दंड मुझे नागाधीश मान रहा है। और अब जब नगीना नागाधीश बन चुकी है, तब वो तुमको भी तुम्हारी भूल का दंड देगी, अपराधी नागराज को सजा ना दे पाने की सजा। बधाई हो नगीना, तुम्हारी योजना सफल रही। योजना यानी ये सब एक षड्यंत्र था। सही समझे नागाधीश,
आर पार को महानगर में भेजना और नागराज को उसको रोकना, कालदूत के हवाले करना, फिर उसके द्वारा नागराज की शिकायत करना और तुम्हारा वही न्याय करना जो हम पहले से जानते थे। ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। बस इसमें मुझे मानव की सहायता नागराज की शक्तियों को यहाँ तक लाने के लिए पड़ी, क्योंकि नाग तुम्हारे नाग्यालय में बगैर तुम्हारी आज्ञा के घुस नहीं सकते थे। अब तेरी शक्तियां समाप्त होकर नगीना के पास आ गई है नागाधीश। लाख रहकर नागराज की शक्तियां मुझे दे दे, ताकि मैं उन शक्तियों को धारण करके नागाधीश बनने के साथ साथ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली नागिन बन जाऊं। ये शक्तियां जिसकी है उसको ही मिलेगी नगीना। ये क्या बक रहे हो क्रैकर, तू पागल तो नहीं हो गया है? पागल तो तुम हो जो क्रैकर को पहचान नहीं पाई मिस किलर। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम क्रैकर थे। मैं चाहता तो तुमको पहले ही पकड़ लेता। जो चोर तुमने मोनालिसा के लिए भेजा था उसका भागते समय चमगादड़ों ने पीछा किया था और मुझे तुम्हारी हवेली तक पहुंचा दिया था। तुम्हारा असली खेल जानने के लिए मैं क्रैकर बन गया, और जब मुझे पता चला कि तुम्हारा संबंध नागराज की शक्तियां चुराने से है तो मैं वो चोरी करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें अगर मैं असफल हो जाता तो मेरी जान भी जाती और नागराज की भी। वो तो अभी भी जाएगी। जीना चाहता है तो नागराज की शक्तियों को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे मरने के बाद मैं खुद ही नागराज की शक्तियों को ले लूंगी। और नगीना के तंत्रवार से सुपर कमांडो ध्रुव के हाथ से नागराज की शक्तियां अलग हो गई। तभी ध्रुव की होंठों से एक सीटी निकली और हवा में उड़ता हुआ एक पक्षी नागराज की शक्तियों को अपने पंजे में उठाकर ऊपर उड़ चला। अब नागराज की शक्तियां सुरक्षित है और मैं खुलकर तुम दोनों से लड़ सकता हूं। मेरी दिलचस्पी नागराज की शक्तियां हासिल करने में है, तुमसे लड़ने में नहीं। शक्तियां मेरे हवाले कर, वरना तेरा दोस्त इस दुनिया से जाएगा। इसे धमकी मत समझना। नहीं, मैं तुमको शक्तियां देता हूं। ऐसा नहीं होगा। नगीना एक बात नहीं जानती, जाते हुए हर नागाधीश अपना कोई भी एक निर्णय बदल सकता है, और अब मुझे इस अधिकार का प्रयोग करना है। नागराज को उसकी शक्तियां वापस करके ध्रुव ने चील को नाग शक्तियां छोड़ने का आदेश दिया। आजा आजा। लेकिन अब तक नागाधीश अपना निर्णय बदल चुके थे। अरे, गोला फट रहा है। नागराज की शक्तियां आजाद हो रही है और नागराज के शरीर में फिर से समा रही है। खैर, अब मैं नागाधीश हूं। मैं न्याय दंड की मदद से नागराज की शक्तियां फिर से खींच लूंगी। न्याय दंड, खींच ले नागराज की शक्तियां। इस आदेश का कोई फायदा नहीं होगा नगीना, क्योंकि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? नागराज की नाग शक्तियां मुझ पर असर नहीं करेंगी। आखिर मैं नागाधीश हूं। मेरी नाग शक्तियां तुम पर असर नहीं करेंगी और तुम्हारी न्याय शक्तियां मुझ पर असर नहीं करेंगी। इसलिए मुकाबला बराबर का होगा। जल्द ही पूरा नागद्वीप मेरी मदद के लिए यहाँ आ जाएगा। फिर ये मुकाबला बराबर का नहीं होगा, लेकिन तब तक तुम नागाधीश नहीं रहोगी। वो कैसे? ऐसे उप नागाधीश दंड संभालिए, और इससे पहले कि नगीना इसको वापस खींच ले, उसको नाग्यालय के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का दंड दे दीजिए। समझ गया नागराज? नगीना, मैं उप नागाधीश तुमको नागाधीश एवं नाग्यालय के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में बंदी बनाता हूं। तुम पर मुकदमा चलेगा और अपराध सिद्ध होने पर तुमको दंड दिया जाएगा। सत्य की शक्ति उप नागाधीश के साथ थी, इसलिए दंड को उसी का साथ देना ही था। नगीना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसको यहाँ से ले जा रही हूँ, लेकिन हम दोनों फिर से वापस आएंगे और तुम दोनों को यमराज के पास तक छोड़ कर आएंगे। मिस किलर नगीना को लेकर भाग रही है। उसकी चिंता मत करो नागराज, उसको तो हम ढूंढ भी निकालेंगे और दंड भी देंगे। फिलहाल तो यह दंड ग्रहण कीजिए नागाधीश। नागाधीश अब मैं नहीं, तुम हो। हमारी सोच पुरानी हो चुकी है। नाग्यालय को युवा और नई सोच की आवश्यकता है, और नाग संहिता के नियमों को भी बदलने की आवश्यकता है, ताकि नाग न्याय नागराज जैसों का साथ दे, नगीना जैसों के हाथों की कठपुतली ना बन जाए। और इसी के साथ नागाधीश की ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की ये 2-in-1 विशेषांक कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। और पहली बार मैंने जब इस कॉमिक्स को पढ़ा था तो सबसे अच्छा कैरेक्टर मुझे क्रैकर का लगा था। आपको इस कॉमिक्स में सबसे अच्छा कैरेक्टर किसकी लगी थी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। और ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी थी इसका भी रिव्यू आप अपने
इसका भी रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपना सुझाव ज़रूर से हमें बताएं कि आप इस कॉमिक्स के बारे में आपने जब पहली बार पढ़ा था या अभी आप जब इस कॉमिक्स को आपने सुना या पढ़ा तो आपको कैसा लगा।